हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिज्ञान गुरुकुल। आई एम योर एसएस एजुकेटर हर्ष शर्मा और आज हम लोग करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। भाई आज हम लोग फ्रांस के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा समझेंगे। ये स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ बोंजोर बोंजोर। ठीक है, लेट्स गो। अच्छे से समझेंगे हम लोग। मोस्टली वीडियो 2 पार्ट्स में होगी, बट विल अंडरस्टैंड क्या क्या बेसिकली हम लोग जानने वाले हैं इस चैप्टर में। मैं आपको बता देता हूँ, हम इंट्रोडक्शन जानेंगे भाई, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, हम देखेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, फ्रेंच रेवोल्यूशन मेन देखेंगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कैसे फ्रांस से मोनार्की को हटा के रिपब्लिक ला दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया गया। ठीक है, रेन ऑफ टेरर देखेंगे, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, और लास्ट में कंक्लूजन। ये कुछ पॉइंट्स हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। डिटेल में करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, सब कुछ समझ आएगा आपको, मेरे साथ बने रहिए। बहुत सिंपल सी स्टोरी है हाँ फ्रांस की, हर एक कंट्री के साथ मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन कोई ऐसी चीज है, मेरी बात याद रखना, रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जो बहुत बड़ा चेंज लाए। एक बहुत बड़े चेंज को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। बेसिकली दिन से रात हो गई, दैट इज नॉट वेरी बिग रेवोल्यूशन, वेरी बिग चेंज। मैंने कल ब्लू शर्ट पहनी थी, आज ये व्हाइट शर्ट पहनी है। इट्स नॉट अगेन बिग चेंज। बिग चेंज यानी ऐसी जो बहुत सारे लोगों में चेंज लेके आ जाए, उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज हुई है, ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है, इसलिए ये रेवोल्यूशन है भाई। ठीक है, एक नोटिसेबल चेंज को हम लोग बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम लोग क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। और ये फ्रांस में हुआ। फ्रांस में बेसिकली 1789 से लेके 1789 टू 1799, इस पीरियड में, इन 10 इयर्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। उसी चेंजेस को, उन पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस को, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस को हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम पे जानते हैं। स्टोरी बिल्कुल सिंपल है। स्टोरी स्टार्ट होती है एक किंग से, बहुत ही क्यूट किंग है भाई, देखो। हाँ, ये फ्रांस का मैप है, देख लीजिए आप लोग, बहुत छोटी सी कंट्री है यूरोप में। हाँ, ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक बहुत ही क्यूट से किंग लुई 16 से, लुई द 16th। ठीक है, इनका नाम है किंग लुई 16, और ये 1774 में किंग बनते हैं, बहुत ही यंग एज में। देखो ना, बहुत ही यंग एज में ये किंग बनते, व्हेन ही वाज ओनली 20, 20 साल के थे, राजा बन जाते हैं। ठीक है, और ये जब राजा बनते तो ऑलरेडी फ्रांस में प्रॉब्लम आई हुई रखती है। मैं आपको बता देता हूं, ये एक ऐसे राजा है जिन्होंने यूएसए को आजादी दिलाई है। सर क्या बात कर रहे हो, यूएसए को कैसे आजादी? हाँ भाई, यूएसए जो कंट्री था, ये एक कॉलोनी था ब्रिटेन का, ब्रिटेन के कंट्रोल में था ये। ठीक है, तो लुई 16 ने ब्रिटेन से वॉर लड़ी, ब्रिटेन से वॉर लड़ी और यूएसए को फ्री कराया। ठीक है, और आज यही यूएसए पूरी फ्रांस फ्रांस को कुछ समझता नहीं है। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है, आप समझना, लुई 16 ने ही यूएसए को आजादी दिलाई है। जब लुई 16 किंग बनते हैं तभी फ्रांस की हालत अच्छी नहीं थी, ऑलरेडी इनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि ब्रिटेन से वॉर में वॉर एक्सपेंस बहुत ज्यादा लग जा रहा था, वो पैसे एक तो खर्च हो जा रहे थे, इसके अलावा इनके यहाँ पे फ्रांस में मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत लगता था। जो इनके फादर थे वो बहुत सारे पैलेसेस बनवाते थे, ठीक है, बहुत सारे कोर्ट्स बनवाते थे, और इसका मेंटेनेंस का पैसा, तो ऑलरेडी फ्रांस के पास कुछ खास पैसा था नहीं। इनफैक्ट जब ये लोग वॉर करने लगे ब्रिटेन से, तो 1 बिलियन लीवर्स ये लोगों ने और डेट चढ़ाया अपने ऊपर, डेट लगा इनके ऊपर 1 बिलियन लीवर्स का। लीवर्स जो है वो फ्रेंच करेंसी होती है दोस्तों, फ्रेंच करेंसी, जैसे हमारे यहाँ रुपया है वैसे फ्रांस में लीवर्स होता था उस टाइम पे। ठीक है, जिन लोगों ने इन्हें 1 बिलियन लीवर्स का उधार दिया था, डेट दिया था, वो लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने लग गए। ठीक है, और कर्जा बढ़ने लगा, और अब गवर्नमेंट कैसे ये पैसों को चुकाएगी? ये गवर्नमेंट है, इनके ऊपर भाई डेट चढ़ा हुआ है, डेट चढ़ा हुआ है। गवर्नमेंट को कहां से पैसा मिलता है? गवर्नमेंट का मनी सोर्स क्या है? गवर्नमेंट का मनी सोर्स है
पीपल। कौन है? पीपल। तो ये जो पीपल है इनसे टैक्स लेती है गवर्नमेंट, तब इनके पास पैसा आता है। हमारी सरकार के पास पैसा कैसे है? क्योंकि हम टैक्स देते हैं। तो ये टैक्स बढ़ाएंगे अगर, तो इनके पास पैसे बढ़ जाएंगे। तो अब ऐसा अनाउंसमेंट होने लगा कि भाई गवर्नमेंट अब टैक्स बढ़ाने वाली है। अब समझ लेना, ये जो लुई द 16 आए थे उस टाइम पे ऑलरेडी अमेरिका सॉरी ब्रिटेन के साथ वॉर चल रहा था। इनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वॉर में पैसे लगते हैं और मेंटेनेंस का खर्च इनके ऊपर उधार था ऑलरेडी। जिन लोगों ने उधार दिया हुआ था वो लोग और ज्यादा इंटरेस्ट मांग रहे थे। ऑलरेडी हालत खराब है इस देश की जब लुई द 16 आते हैं। अब मैं आपको वहां का सोशल कंडीशन, ये तो मैंने आपको इकोनॉमिक कंडीशन बताई कि क्या इकोनॉमिक कंडीशन चल रहा था। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के पास उधार, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डेट चढ़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट वो डेट कैसे उतारेगी? गवर्नमेंट का पैसा कहां से आता है? गवर्नमेंट का पैसा आता है लोगों से, टैक्स के रूप में। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स को बढ़ा देगी। तो ये टैक्स बढ़ाने वाली थी पीपल के ऊपर, बेसिकली ये होने वाला था। अब ये देखते हैं हम लोग टैक्स देता कौन है। फ्रांस जो है ना, फ्रांस जो कंट्री है, यहाँ पे जो पूरी सोसाइटी है वो 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, 3 इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। आप उनको हम बोलते हैं पीपल ऑफ फर्स्ट स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन से लोग आते हैं? फर्स्ट स्टेट में आता है क्लर्जी, यानी पीपल ऑफ चर्च। पीपल ऑफ चर्च ये फर्स्ट स्टेट में आते हैं। सेकेंड स्टेट में आते हैं नोबिलिटी। नोबिलिटी, ठीक है, जो कि रॉयल फैमिली के लोग हैं, किंग एंड अदर्स, रॉयल फैमिली के लोग हैं। और बाकी सारे लोग थर्ड स्टेट में आते हैं। और मजे की बात है, टैक्स खाली थर्ड स्टेट को देना है। यही लोग टैक्स देते थे, यही लोग खाली टैक्स पे करते थे, थर्ड स्टेट के लोग। ज्यादा पॉपुलेशन थर्ड स्टेट की थी, 98%। लेकिन ये दो, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, इन पे रूल लगाते थे। फर्स्ट स्टेट भी टैक्स लगाता था, सेकंड स्टेट भी टैक्स लगाता था। अभी आगे आएगा इस बारे में। आप ये देख सकते हो फर्स्ट स्टेट में कौन आते हैं? पीपल हु वर्कड इन द चर्च, ये फर्स्ट स्टेट में सबसे ऊपर है भाई। सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी, किंग, क्वीन, nobles of the sword, princes of royal blood, dukes, marquises, counts, viscounts, barons, knights, nobles of the robe। ठीक है, ये बहुत बढ़िया मैंने पढ़ डाला। तो ये सब लोग किस में आते हैं? सेकेंड स्टेट में। ये सब लोग राजा के खानदान, रॉयल फैमिली के लोग हैं। थर्ड स्टेट में बाकी सारे लोग आते हैं, जिसमें लॉयर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, सोल्जर्स, क्राफ्ट्समैन, शॉपकीपर्स, पीजेंट्स, हर कोई आता है इसमें थर्ड स्टेट में। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? ये 98% है भाई पॉपुलेशन का, और ये दोनों मिला के सिर्फ 2% है, पर सारा टैक्स यही लोग पे करते हैं। यही लोग टैक्स पे करते हैं, ये लोग कोई टैक्स पे नहीं करते। इनफैक्ट इन्होंने भी इनके ऊपर टैक्स लगा के रखा है, इन्होंने भी टैक्स लगा के रखा है। मैंने बताता हूँ आपको, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट नेवर पेड एनी टैक्स। द थर्ड स्टेट पीपल वेर नॉट ट्रीटेड वेल बाय किंग। एक तो इनको ट्रीट भी अच्छे से नहीं करते थे। आप देखो, सबसे ऊपर क्लर्जी है, सेकंड पे नोबिलिटी, सबसे नीचे कौन है? थर्ड स्टेट के लोग। तो इन्हें वैसे भी ये लोग बुरी तरह से देखते थे कि ये तो हमसे लोअर क्लास है, लोअर क्लास के लोग इन्हें माना जाता था। ठीक है, इन्होंने, यही लोग टैक्स पे करते थे। ठीक है, यही जबरदस्ती काम करते थे नोबल्स के घर पे। इन्हें जबरदस्ती आर्मी में काम कराया जाता था, इन्हीं से रोड बनवाया जाता था। सारा काम थर्ड स्टेट करते हैं। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट क्या करता है? एंजॉय। ठीक है, एंजॉय करते थे, या फिर जिम करते, क्योंकि जो डरे हैं वो जिम करे हैं। आगे, हाउ डिड द चर्च टेक टैक्स? सब मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले टैक्स लेते थे। तो समझना, ये जो चर्च है वो लोग भी थर्ड स्टेट से, अभी बता देता हूं आपको, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट ही पूरा टैक्स पे करता था, जैसा मैंने बताया था, यही लोग टैक्स पे करते थे। तो फर्स्ट स्टेट इसके ऊपर एक टैक्स लगाता है जिसको बोलते हैं टिथिस। क्या बोलते हैं? टिथिस। और सेकेंड स्टेट भी इसके ऊपर एक टैक्स लगाता है जिसको बोलते हैं टेल। ठीक है, टेल जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, ये सबको देना ही पड़ता है, गवर्नमेंट टैक्स थे। ठीक है, और
चर्च जो लगाता था वो टिथिस था, चर्च अलग से टैक्स लगाता था थर्ड स्टेट में। और इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स भी थे जो हर कोई पे करता है, जो कि अगर आप बिस्किट खरीद रहे हो, आप लोग सोप खरीद रहे हो, आप लोग सॉल्ट खरीद रहे हो, आप लोग कुछ भी सामान खरीद रहे हो, उस पर तो टैक्स लगा ही रहेगा। तो ये 3 टाइप के टैक्स देना हो गया एक तरीके से। देखो थर्ड स्टेट के लोग, फर्स्ट स्टेट के लोग नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये टिथेस और टेल फर्स्ट स्टेट के लोग नहीं देते, खाली थर्ड स्टेट के लोग देते हैं। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। अब फ्रांस में प्रॉब्लम क्या आई, कुछ सालों की बात बताए तो पॉपुलेशन बढ़ा लेकिन एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा भाई। ठीक है, यानी डिमांड जो है वो बढ़ी, सप्लाई जो है वो नहीं बढ़ा। इसकी वजह से अब क्या होने वाला है, इन्फ्लेशन आने वाला है, महंगाई आने वाला है। डिमांड फॉर द फूड वाज मोर देन इट्स सप्लाई, दैट विल रिजल्ट इन द हाई प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स महंगे होने लग गए। ठीक है, लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी, लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी क्योंकि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों की सैलरी बढ़ेगी, लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी। ठीक है, लेकिन प्राइसेस ऑफ नॉर्मल कॉमोडिटीज इंक्रीज्ड। ठीक है, अब पुअर पीपल कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टारवेशन की वजह से लोगों की डेथ हो रही है क्योंकि खाना नहीं है। इसको बोलेंगे हम लोग सब्सिस्टेंस क्राइसिस। फ्रांस में इसी टाइम पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस देखने को मिला, क्रॉप फेलियर देखने को मिला, ड्रॉट देखने को मिला, फूड की कमी हो गई फ्रांस में लुई 16 के टाइम। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, लुई 16 क्या करने वाले, ये देखो सब्सिस्टेंस क्राइसिस इस तरीके से आया कि प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, बैड हार्वेस्ट हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की कमी हो गई। अब इसकी वजह से प्राइसेस हाई हो गए। ठीक है, अब पुअरेस्ट ब्रेड भी नहीं खरीद सकता, जिसकी वजह से फूड के लिए दंगे हुए, लाइन लग जाते थे। जैसे कि यहाँ पे ब्रेड स्टोर है तो यहाँ पे लाइन लग जाते थे, लोगों के लाइन लग जाते थे, ल्यू में लोग खड़े रहते थे ब्रेड लेने के लिए। लोगों की बॉडी कमजोर होने लगी थी, जिसकी वजह से बीमारी भी फैल रही थी, एपिडेमिक्स भी आ रही थी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी, डेथ काउंट भी बढ़ रहा था। अब इस कंडीशन में यहाँ के लोग तो परेशान होंगे। देखो पॉपुलेशन इंक्रीज मैं बता देता हूँ, 1715 से लेके 1789 के बीच में 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ा है। पहले 23 मिलियन था, फिर 28 मिलियन हो गया 1789 तक। 5 मिलियन पॉपुलेशन तो बढ़ा लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा भाई साहब। प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो प्राइस राइज हो गया है, सामान के प्राइस जो है वो महंगे हो गए। अब फ्रांस में पहले रिवोल्ट किया हुआ है, लोग ऐसे नॉर्मल रिवोल्ट करते रहते थे, ऐसी कोई नई चीज नहीं थी, पर फ्रांस में रिवोल्ट होता आ रहा है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि पहले भी क्लर्जी ग्रुप के खिलाफ बहुत लोगों ने आवाज उठाया, नोबिलिटी के खिलाफ बहुत लोगों ने आवाज उठाया था, लेकिन अब जो है, अब ये सारी चीजें थर्ड स्टेट के पास आने वाला है। पहले क्या था, खाली रिच पीपल फ्रॉम थर्ड स्टेट वो लोग आवाज उठाते थे। थर्ड स्टेट डिड नॉट हैव प्रॉपर लीडरशिप और रिसोर्सेस, ये इनके पास है ही नहीं। ठीक है, तो बहुत ही प्रॉब्लम आती थी इनको। अब देखते हैं 18th सेंचुरी में मेन चेंजेस क्या है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। पहली बात तो ये है, मिडिल क्लास इस समय थोड़ा सा रिच होने लग गया। ठीक है, थर्ड स्टेट के लोग पैसे कमाने लगे। जब पैसे मैं कमाऊंगा तो मैं अपने आप को एजुकेट भी करूंगा, और जब मैं एजुकेट करूंगा तो मेरे को समझ में आएगा कि यार ये मैं नोबिलिटी और मैं चर्च को क्यों टैक्स दे रहा हूं, ये किसने बोला, ये डिवाइन थियरी क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आएगी। सम पीपल वेर ऑल्सो डॉक्टर, टीचर और लॉयर, एडमिन ऑफिस में इनको भी आइडिया रहता था कि नोबिलिटी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, दिस पीपल हैड अ स्पेसिफिक आइडियोलॉजी और ये लीडरशिप को प्रोवाइड कर सकते थे। 18th सेंचुरी में ये एक बहुत बड़ा चेंज था। ठीक है, एक एजुकेटेड मिडिल क्लास आने लगा। जैसे मैंने बताया, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं क्या करूंगा, पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई की वजह से मेरा दिमाग इंप्रूव होगा, और मेरा जिसका दिमाग इंप्रूव होगा वो उस पर कोई रूल कर सकता है क्या। लुई 16 रूल करके क्यों रूल कर रहा है भाई मेरे पे, आई विल नॉट अलाउ यू टू रूल ऑन मी। बात समझ में आ रहा है, मैं तुमको अलाउ ही नहीं करूंगा मेरे पे रूल करना, और मैं तुमसे लड़ाई करूंगा, और उसी को रेवोल्यूशन बोलेंगे। वही है फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखना, मिडिल क्लास को ऐसा लगने लगा, मिडिल क्लास फेल्ट दैट नो ग्रुप ऑफ पीपल शुड हैव प्रिविलेज बाय बर्थ। बाय बर्थ से कैसे प्रिविलेज होने लगा, आपको मैं बता दूं, जो फर्स्ट स्टेट में पैदा हुआ है वही फर्स्ट स्टेट का मेंबर होगा, जो सेकंड स्टेट में पैदा हुआ है वही सेकंड स्टेट का मेंबर होगा, जो थर्ड स्टेट में पैदा हुआ वही थर्ड स्टेट का मेंबर रहेगा। थर्ड स्टेट वाला चाहे जितना पैसा कमा ले, वो चर्च का मेंबर नहीं बन सकता या नोबिलिटी का मेंबर नहीं बन सकता।
उसकी कंडीशन खराब ही होगी, उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये बाई बर्थ होता था, इंडिया के कास्ट सिस्टम जैसा। ठीक है, ये जो एजुकेटेड क्लास है वो बात करने लगा हमारे तुम्हारे जैसे, बोलने लगा हर पर्सन का जो पोजीशन है वो उसकी मेरिट पे डिपेंड करता है। अगर कोई फास्ट रन कर सकता है तो फास्ट रनर है, समझ आ रहा है, उस हिसाब से उसकी सोशल पोजीशन होगी। ऐसा नहीं है कि फास्ट रनर का बेटा भी फास्ट रनर है, कैसे, बाय बर्थ, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो मेरिट के बेस पे एक पोजीशन डिसाइड होनी चाहिए, और इसके अलावा सोसाइटी में फ्रीडम, इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल होना चाहिए। हम ही खाली क्यों टैक्स पे करें, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट भी पे करेगा टैक्स, सब कुछ हमारे ऊपर ही क्यों डाला जाता है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है। ये सारी 3 चीजें सोचने लगे ये जो नया मिडिल क्लास आया था वो। इसी टाइम पे भाई कुछ फिलोसफर्स भी फेमस हो गए, इनकी मैंने आपके सामने फोटो लगा के रखी है, ये लोग फिलोसफर्स हैं। ठीक है, इनकी फिलोसफी बहुत हाई है। जॉन लॉक बोलते हैं कि मैं नहीं मानता कोई किंग में या फिर डिवाइन थियरी में। ठीक है, मैं नहीं मानता कोई डिवाइन थियरी में, डिवाइन थियरी वेग है। एक जे रूसो करके है, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट अगर बना रहे हो आप तो लोगों से पूछ के बनाओ। डेमोक्रेसी में मानते थे जे रूसो, बोलते थे कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रूलर्स होना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रूलर्स होना चाहिए, रूलर्स जो रूल कर रहे हैं वो हमसे पूछ के करें, तो एक तरीके का डेमोक्रेसी। और मॉन्टेस्की मानते थे कि गवर्नमेंट के अंदर भाई लेजिस्लेचर अलग होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव अलग होना चाहिए, जुडिशरी अलग होना चाहिए। ये राजा ही लॉ बना रहा है, राजा ही सजा सुना रहा है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो अलग अलग आइडियाज हमारे पास फिलोसफर्स देने लगे, इसने और स्ट्रॉन्ग करा फीलिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फीलिंग ऑफ रेवोल्यूशन। और फाइनली अब ये होने वाला था कि लोग आवाज उठाने लग गए, लोग खिलाफ जाने लग गए थे लुई 16 के। लुई 16 ने टैक्स बढ़ाया, लोग उसके अगेंस्ट जाने लग गए। अब भाई सॉल्यूशन क्या है, लुई 16 ने टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, लोग पहुंच गए, लुई 16 बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, हम आपसे बात करते हैं। तो उसने क्या करे, एक मीटिंग अरेंज कराई। ठीक है, लुई 16 ने एक असेंबली ऑफ स्टेट जनरल कराई। मैं आपको एक बात बता देता हूं, स्टेट जनरल्स की असेंबली होती थी पहले से ही। ठीक है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट की असेंबली होती थी, मीटिंग होती थी। ठीक है, ये लास्ट टाइम 1600 में हुई थी और अब होने जा रही थी 1789 में 5 मई को, क्योंकि लोग रिवॉल्ट करने लगे थे लुई 16 के खिलाफ। ठीक है, अभी पहले होता क्या था, ये सब लोग आते थे और कोई भी डिसीजन में यस नो सुनाते थे। ठीक है, अब डिसीजन लेते थे। अभी ये असेंबली ये वापस से बुलाई कि थर्ड स्टेट वाले आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, असेंबली में आओ, बात करते हैं ना, असेंबली में डिसीजन लेंगे सब लोग मिलके। अब जब असेंबली में गया, पहली बात तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले बैठे थे, थर्ड स्टेट वाले खड़े थे वहां पे। ठीक है, समझो 300 लोग सेकेंड स्टेट के थे, 300 लोग फर्स्ट स्टेट के थे और 600 लोग थर्ड स्टेट के थे, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है भाई, 98% है इनकी पॉपुलेशन। लेकिन जब वोट करने की बारी आई तो लुई 16 कहते हैं, भाई साहब लुई 16 कहते हैं कि वोट सबको एक एक ही मिलेगा। अब इसमें बहुत सिंपल है, कोई भी चीज में वोट करवाओ, यस और नो का वोट कराओ। ये 2 लोग फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले तो दोस्त है, इनका 2 और ये नो में 1, और हर बार वोटिंग में कौन जीत जाएगा, ये लोग। ठीक है, डिमांड करी थर्ड स्टेट वालों ने कि नहीं, हम सबका एक एक वोट काउंट होना चाहिए, सबका ना, सारे जितने लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, 600 प्लस 300 900 प्लस 300 1200 लोग हैं, सबका सिंगुलर वोट काउंट होना चाहिए, और तब ये लोग शायद जीत सकते हैं। लुई 16 ने बोला ये कोई बात नहीं होती, हम नहीं मानेंगे। यही लिखा हुआ है। न्यू टैक्स को डिस्कस करने के लिए अब सारे रिप्रेजेंटेटिव आए, 300 लोग फर्स्ट स्टेट के, 300 लोग सेकेंड स्टेट के, 600 लोग थर्ड स्टेट से आए। इसमें पीजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन को अलाउ नहीं किया। उन लोगों ने तो 40,000 लेटर्स लिख के भेजे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। देखना, आर्टिसंस, वुमेन्स, पीजेंट्स को अलाउ नहीं किया। ठीक है, अब सिंपल क्या था, वोटिंग होनी थी, लेकिन इसमें क्या होना था, एक स्टेट को एक वोट मिलेगा, जिससे प्रॉब्लम ये वाली आएगी कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले तो आपस में दोस्त हैं। मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड
that every member should have one vote. सारे जितने मेंबर्स है सबको एक एक वोट होना चाहिए. किंग ने रिजेक्ट कर दी डिमांड. ये जो 600 लोग थे ये यहां से वॉक ऑफ कर जाते हैं दोस्तों. ठीक है, असेंबली छोड़ के ये लोग आ जाते हैं एक दूसरी जगह पे जो कि एक टेनिस कोर्ट होता है. एक टेनिस कोर्ट होता है और आके बोलते हैं कि हम उस असेंबली को नहीं मानते, फ्रांस की असेंबली ये है, दिस इज नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस. आगे देखते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट वर्साइल में एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और उसी को वो लोग नेशनल असेंबली का नाम दे देते हैं. वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं वो लोग जिसमें राजा तो रहता है लेकिन उसकी पावर कम कर देते हैं. एक तरीके से ये लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है कि मोनार्क को कंट्रोल करेगी इलेक्टेड पार्लियामेंट. ठीक है, तो इसको बोला जाता है, इसको एक्चुअली में बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. कि राजा भी रहेगा लेकिन राजा को कंट्रोल कौन करेगा? इलेक्टेड पार्लियामेंट. तो ये लोग जो बोलेंगे वही राजा करेगा. ये अभी ऐसा रूल आने वाला है. ठीक है, असेंबली वेंट ऑन, द एंटायर फ्रांस वाज ऑन टर्मोइल. ये असेंबली अपना काम कर रहा था और पूरे फ्रांस में हर जगह रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था. सब लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तोड़ने लगे थे. ठीक है, मिरर पैलेस पे अटैक हो गया था. व्हेन पीपल डिड नॉट गेट फूड नहीं मिल रहा था, लोग गुस्सा थे, दुकान तोड़ देते थे. राजा ने ट्रूप्स को बोला कि आप पेरिस में घुस जाइए, जो भी गलत कर रहा है उस पर अटैक करिए. लोग और गुस्सा हो गए. ट्रूप्स ने इनफैक्ट मना कर दिया. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन फाइनली 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट होता है. याद रखना, नेशनल असेंबली भी एक तरफ एग्जिस्ट कर रही है. नेशनल असेंबली बोल रही है कि हमारी बात सुनो और उधर राजा अपनी मर्जी से चला रहा है. नेशनल असेंबली बोल रही है हम लोग हैं रियल असेंबली, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करो और नहीं तो हम ये दंगा चालू रखेंगे, हम ये रेवोल्यूशन चालू रखेंगे, बोलो आजादी. ऐसा करने लग गए ये लोग. ठीक है, बेस्टाइल के अंदर घुस गए. यहाँ पे ऐसे रूमर्स आने लग गए कि किंग लोगों को भेजने वाला है हमारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय करने. तो इसी वजह से लोग पहले ही राजा को मारने, राजा के ऊपर गुस्सा हो गए. ड्यू टू फियर ऑफ क्रॉप्स getting destroyed, the rural people attacked the chateau castle of king. राजा के महल पे पहले ही रूरल लोगों ने अटैक कर दिया. पीपल डिस्ट्रॉयड डॉक्यूमेंट्स, जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया और सारा फूड राजमहल से उठा ले गए. ठीक है, राजा नोबल्स जो थे वो घर छोड़ के भाग गए, आजू बाजू की कंट्रीज में भाग गए. फाइनली ये रेवोल्यूशन कुछ दिनों तक अच्छे से चल रहा था. फाइनली राजा को समझ में आ गया कि भाई इनके सामने कुछ नहीं कर सकते, इनकी डिमांड्स को मान लेते हैं. नेशनल असेंबली, याद रखना, जो नेशनल असेंबली बनाई थी थर्ड स्टेट के लोगों ने ये जो नेशनल असेंबली बनाई है, थर्ड स्टेट के लोगों ने जो नेशनल असेंबली बनाई है, बेसिकली अब राजा इनकी डिमांड सुन रहा है. किंग बोल रहा है कि बताओ भाई आपकी डिमांड क्या है. इन लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ये थर्ड स्टेट चलाता था, तो ये लोग बोल रहे थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर लो. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राजा को अपनी पोजीशन पे तो रहने देंगे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को उसे मानना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राजा पार्लियामेंट की बात सुनेगा, असेंबली की बात सुनेगा. यानी अब राजा से भी पावरफुल असेंबली हो गई है. ठीक है, किंग की पावर को कम कर दिया. इसी को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं इसको. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टार्ट हो गया. राजा अग्री हो गया अपनी पावर्स कम करने पे क्योंकि भाई चलो रेवोल्यूशन तो रुकेगा इसी बहाने. अब जो नया सिस्टम आया, फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया. जो पुराने टैक्स थे वो थर्ड स्टेट को खाली नहीं पे करने. फर्स्ट स्टेट जो क्लर्जी था उसके भी टैक्सेस को हटा दिया गया और उसके पास जो प्रिविलेजेस थे उसको भी हटा दिया गया. टिथिस जो टैक्स था मैंने बताया वो भी रिमूव कर दिया गया. जो चर्च के पास लैंड था वो गवर्नमेंट ने लोगों को बेच दिया जिसकी वजह से गवर्नमेंट को फायदा हुआ. 2 बिलियन लीवर्स मिले. तो देखो एक तरीके से ये चर्च बहुत सारे लैंड ऑक्यूपाई करता था, तो इसको भी सेल कर दिया. इसको सेल करने की वजह से गवर्नमेंट को 2 बिलियन
लीवर्स मिले, ठीक है, जो कि ये लोग यूज कर सकते हैं अपना डेट ठीक करने में, है ना, सही कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब देखो फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया है, मैंने आपको पहले ही बताया। नेशनल असेंबली आ गई है, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ बन के, और वो क्या बताता है, राजा की पावर को अब कम कर दिया गया है, ऐसा फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है। पावर जो है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में डिवाइड होगा, जो कि आई थिंक जे रूसो का भी कहना यही था, या फिर मोंटेस्की का, एक मिनट, हाँ मोंटेस्की चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो वो डिवाइड हो जाए, किसमें, जो गवर्नमेंट हो वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड हो जाए, तो ये भी हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। आगे अब देखो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ना, सुनना, अभी प्रॉब्लम क्या है, नेशनल असेंबली जो है, नेशनल असेंबली का इलेक्शन होगा, और ये नेशनल असेंबली कंट्रोल कर सकती है किंग को, तो एक तरीके से नेशनल असेंबली किंग है, नेशनल असेंबली का इलेक्शन होगा, यानी ये डेमोक्रेसी है नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम है। इलेक्शन में वोटर्स कौन होंगे, एक्टिव सिटीजन। अब सिटीजन भाई दो टाइप के हैं, पहले मैं आपको सिटीजन बता देता हूं, एक है एक्टिव सिटीजन और एक है पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन यानी गरीब लोग, जो लोगों की एज 25 साल से कम है, और सारी विमेन, जो लोग ज्यादा टैक्स नहीं देते, सारी विमेन, और जो 25 साल से कम आदमी है ये लोग, ठीक है। तो एक्टिव सिटीजन कौन होता है सर, एक्टिव सिटीजन है मेन, जिनकी एज 25 साल से ज्यादा है और ये ज्यादा टैक्स देते हैं, यही लोग खाली वोट कर सकते हैं, यानी अभी भी हर कोई वोट नहीं दे सकता, खाली रिच मैन कैन वोट, ओनली रिच मैन हैव राइट टू वोट, वही लोग वोट करके नेशनल असेंबली के लोग को सिलेक्ट करेंगे, विमेन वोट नहीं कर सकती, जो पुअर मैन है 25 साल से नीचे है वो भी वोट नहीं कर सकते, ठीक है। लेजिस्लेचर बनाया गया जिसमें 745 मेंबर्स होंगे, ठीक है, 50,000 मैन वोट करके 745 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में किंग और मिनिस्टर्स आता है, और किंग और मिनिस्टर को ये दोनों कंट्रोल कर सकते हैं, बस किंग के पास वीटो पावर होता है, वीटो पावर, कोई ऐसा फैसला जो वो चाहे तो वो मना कर सकता है, बोलेगा कि ये पास नहीं होगा। और तीसरे थे जजेस, इनका भी एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था, इनका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। तो ये फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम लेके आए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स रहेंगे, 745 मेंबर्स का इलेक्शन होगा, पर एक्टिव सिटीजन ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक्टिव सिटीजन ज्यादा है नहीं, खाली 50,000 है, तो एग्जैक्टली डेमोक्रेसी नहीं आया है। ये फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि सबको राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई कुछ भी बोल सकता है, हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा, और राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन होगा, हर कोई अपना ओपिनियन दे पाएगा हर एक मैटर में। नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, मोनार्की से एटलीस्ट ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तक पहुंच गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, थोड़ी सी फ्रीडम की बात करने लग गए हैं। आगे आगे देखते हैं, ये कुछ रेवोल्यूशन के टाइम पे फ्रीडम सिंबल्स बनते हैं, क्लचेस, ये यूनिटी का सिंबल है, ये इटर्निटी का सिंबल है, ये फ्रीडम का सिंबल है, ठीक है। ये आप और सिंबल्स देख सकते हो, दो द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इन द, ये देखो सिंबल ऑफ रॉयल पावर है, सिंबल ऑफ लॉ सबके लिए सेम होगा, ये दिखाते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल सिंबल्स और देख सकते हो, स्लेव्स फ्री हो रहे हैं, स्लेव्स फ्री हो रहे हैं, ये है सिंबल ऑफ लॉ, लॉ का सिंबल है ये, ठीक है। और ये है सिंबल की फ्रांस जो है वो अब नेशनल कलर्स, मतलब सॉरी, ये नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस का सिंबल है, जिसमें फ्रांस के अलग अलग कलर्स यूज हुए हैं, फ्रांस का फ्लैग भी कुछ ऐसा ही है, सिंबल ऑफ नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो ये हुआ पहला रेवोल्यूशन, यहां तक हम लोगों ने देखा है इस क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, बहुत ही सिंपल था,
आज हम लोगों ने कौन कौन से पार्ट करे, ये सारे पॉलिटिकल सिंबल्स हैं, बट अगर देखोगे तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, ये पार्ट्स है, ये पार्ट्स है, ये पार्ट्स है, ठीक है। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन का लिखना कंप्लीट हुआ था, याद रखना, ठीक है। आउटब्रेक 4 अगस्त 1789 एक इम्पॉर्टेंट डेट है। इस दिन फ्यूडल सिस्टम को भी एबॉलिश कर देते हैं, चर्च से ज़मीन लेते हैं, टिथिस को बैन कर दिया जाता है। 14 जुलाई आप देख सकते हो, उस टाइम पे मॉब ने अटैक करा था, ठीक है। लुई 16 फाइनली मान जाता है, याद होगा आपको, ये लुई 16 ने असेंबली ऑर्गेनाइज करवाई थी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इतना, हाँ इनके भी पॉइंट्स याद रखना आप, जॉन लॉक, मॉन्टेस्की, जे रूसो, ठीक है। सो दैट वाज द चैप्टर फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास गाइज। आगे हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, आगे तो और मजेदार है। अभी फ्रांस क्या है, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना है भाई, अभी तो रिपब्लिक बनेगा, और भी बहुत सारी चीजें होने वाली है। अभी फ्रांस मोनार्की को बैन ही करके रिपब्लिक बनेगा, फिर रेन ऑफ टेरर आएगा रॉबर्सपियर का, ठीक है। विमेन के राइट्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, विमेन का भी रेवोल्यूशन आएगा। ये सब कुछ हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। प्लीज फॉलो अभिज्ञान गुरुकुल। कमेंट कर दो आपको जो भी चीज समझ ना आई हो, आई विल ट्राई टू कवर अप it in the next class. My name is Harsh Sharma. This is Abhigyan Gurukul. Thank you so much.